महाराष्ट्र की राजनीति में सत्ता बनाम भ्रष्टाचार। दोस्तों, जब सत्ता हाथ में होती है तब कई लोग खुद को कानून से ऊपर समझने लगते हैं। महाराष्ट्र में जब उद्धव ठाकरे की सरकार थी तब शिवसेना के एक सबसे ताकतवर चेहरे ने यही भ्रम पाल लिया था, नाम संजय राउत। वही संजय राउत जो रोज सामना के संपादकीय में नैतिकता और ईमानदारी का पाठ पढ़ाते थे। नमस्कार, मैं आर्यन सिंह, आप देख रहे हैं न्यूज डंका। न्यूज डंका में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात हो रही है सांसद और सामना मराठी के कार्यकारी संपादक संजय राउत की, जो खुलकर उद्धव गुट शिवसेना की ओर से बैटिंग कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, उन पर आरोप है इसी सत्ता के दौर में संजय राउत ने कई 100 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी सीधे अपने नाम पर नहीं बल्कि अपनी महिला मित्र स्वप्ना पाटेकर के नाम पर खरीदी। सोच साफ थी, आज प्रॉपर्टी उसके नाम, कल हालात सही हुए तो बच्चों और खुद के नाम ट्रांसफर। लेकिन राजनीति में एक बात तय है, सत्ता कभी अस्थायी नहीं होती। 2022 आया, उद्धव ठाकरे की सरकार गिरी, शिंदे फडणवीस सरकार बनी और उसी पल संजय राउत का पूरा गणित गड़बड़ा गया। जिस स्वप्ना पाटेकर को वे भरोसे का नाम मान रहे थे, हाँ, अब वही साफ शब्दों में कहने लगी, प्रॉपर्टी मेरे नाम है, अब या तो मेरी रहेगी या सरकार ले जाएगी, तेरे पास नहीं जाएगी। यहीं से शुरू हुआ असली खेल। संजय राउत ने जो कभी पत्रकारिता से राजनीति में आए खुद को बाल ठाकरे की विरासत का सच्चा सिपाही बताते रहे। दूसरी ओर स्वप्ना पाटेकर मराठी फिल्म प्रोड्यूसर, मनोवैज्ञानिक और बाल ठाकरे पर बनी बायोपिक से जुड़ा नाम। 2007 में सामना दफ्तर में हुई मुलाकात कब निजी रिश्ते में बदली, किसी को भनक तक नहीं लगी। स्वप्ना उस वक्त सुजीत पाटेकर की पत्नी थी, वहीं सुजीत जिसे राउत का करीबी माना जाता था। लेकिन सत्ता, पैसा और नजदीकियां, इन तीनों का मेल अक्सर विनाशकारी होता है। दोस्तों, बात उस समय की है जब महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार थी। तब सत्ता के गलियारों में कई ऐसी कहानियां आकार ले रही थी जो आज एक बड़े राजनीति और कानूनी विवाद के रूप ले चुकी है। इसी कहानी के केंद्र में है शिवसेना के तेज तर्रार नेता, सामना अखबार के कार्यकारी संपादक और उद्धव ठाकरे के बेहद करीबी माने जाने वाले संजय राउत। आरोप है सत्ता के दौर में संजय राउत से जुड़े कुछ सौदों ने आज उन्हें ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। कहा जा रहा है कि उस समय संजय राउत ने कई 100 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी अपनी महिला मित्र स्वप्ना पाटेकर के नाम खरीदी, कथित तौर पर यह सोचकर कि हालात अनुकूल रहने पर ये संपत्तियां बाद में उनके या उनके बच्चों के नाम ट्रांसफर कर दी जाएगी। लेकिन राजनीति में सत्ता अस्थायी नहीं होती। 2022 में महाराष्ट्र की सरकार बदली, उद्धव ठाकरे सत्ता से बाहर हो गए और यहीं से कहानी में बड़ा मोड़ आ गया। सरकार गिरते ही स्वप्ना पाटेकर ने कथित रूप से उन प्रॉपर्टी को संजय राउत के नाम करने से इनकार कर दिया। यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा टकराव जो ऑडियो क्लिप्स, पुलिस शिकायतों और ईडी की जांच तक पहुंच चुका है। संजय राउत एक ऐसा नाम जो अपनी बेबाक बयानबाजी, आक्रामक तेवर और राजनीतिक रणनीतियों के लिए जाना जाता रहा। दूसरी तरफ स्वप्ना पाटेकर मराठी फिल्म प्रोड्यूसर, जिन्होंने 2015 में शिवसेना संस्थापक बाल ठाकरे की बायोपिक बनाई थी। वे पेशे से मनोवैज्ञानिक भी रही और मुंबई के सांताक्रूज में क्लिनिक चलाती थी। वर्ष 2007 में सामना के दफ्तर में दोनों की मुलाकात हुई। यह मुलाकात धीरे धीरे करीबी रिश्ते में बदली। स्वप्ना उस वक्त सुजीत पाटेकर की पत्नी थी, जिन्हें संजय राउत का करीबी सहयोगी माना जाता था। लेकिन समय के साथ रिश्ते बदले और निजी नजदीकियां सियासत और संपत्ति के जाल में उलझती चली गईं। इस पूरी कहानी का सबसे अहम हिस्सा पात्रा चाल घोटाला। मुंबई के गोरेगांव स्थित सिद्धार्थ नगर, जिसे पात्रा चाल के नाम से जाना जाता है, 47 एकड़ में फैली यह जमीन 672 झुग्गी झोपड़ियों का घर थी। 2008 में महाडा ने इसके पुनर्विकास का ठेका गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड को दिया, जो एचडीआई की सहयोग कंपनी थी। समझौते के मुताबिक 672 किराएदारों को फ्लैट, महाडा को करीब 3000 फ्लैट और बाकी जमीन डेवलपमेंट के लिए थी। लेकिन आरोप है कि न किराएदारों को घर मिले,
न महाडा को उसका हिस्सा, इसके बजाय पूरी जमीन एफएसआई को 9 निजी डेवलपर को करीब 901 करोड़ रुपए में बेच दिया गया। कुल घोटाले की राशि 1039 करोड़ रुपए से ज़्यादा बताई गई। 2022 में इस मामले में संजय राउत के करीबी प्रवीण राउत को गिरफ्तार किया गया। ईडी का दावा है कि प्रवीण राउत ने करीब 100 करोड़ रुपए अपने रिश्तेदारों और करीबी लोगों के खातों में ट्रांसफ़र किए, जिनमें संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत और सपना पाटेकर के नाम भी शामिल बताए गए। ईडी की जांच में यह भी सामने आया कि अलीबाग के किहिम बीच पर 8 प्लॉट और मुंबई के दादर में एक फ्लैट खरीदा गया, जिसकी कीमत 11 करोड़ रुपए से अधिक थी। आरोप है कि ये संपत्तियां पात्राचाल घोटाले के पैसे से खरीदी गईं, लेकिन असली ड्रामा तब शुरू हुआ जब सरकार बदलने के बाद सपना पाटेकर ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद कई कथित ऑडियो क्लिप सामने आए। इस क्लिप में संजय राउत कभी सपना से विनती करते तो कभी गुस्से में धमकी देते सुनाई देते हैं। एक ऑडियो में कथित तौर पर राउत कहते हैं, यह कार रिकॉर्ड कर ले, पुलिस को दे दे, जो करना है कर, प्रॉपर्टी मेरे या सुजीत के नाम कर। सपना पाटेकर ने इन कॉल को धमकी बताते हुए वकोला पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखकर सुरक्षा की मांग की। सपना का दावा है कि उन्हें पिछले 18 महीनों से लगातार धमकियां मिल रही थी। यहाँ तक कि एक पत्र में उन्हें ईडी के सामने बयान देने पर गंभीर अंजाम भुगतने की धमकी दी गई। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उनके पीछे जासूस लगाए गए हैं, उनकी गाड़ी पर हमला हुआ और उन्हें हर जगह फॉलो किया जा रहा है। 2024 में उन्होंने विधान परिषद की उपाध्यक्ष नीलम गोरे को पत्र लिखकर कहा, संजय राउत मुझे और मेरे परिवार को परेशान कर रहे हैं, मेरी जिंदगी खतरे में है। आज यह मामला सिर्फ एक निजी विवाद नहीं, बल्कि सत्ता, पैसे और राजनीति के उस काले सच की तस्वीर बन चुका है, जहां भरोसे, रिश्ते और कानून सब कुछ दांव पर लगा हुआ है। सवाल यही है, इस कहानी का अंतिम सच क्या है? जवाब शायद अदालतों और जांच एजेंसियों के पास है, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि मामला अब सिर्फ प्रॉपर्टी का नहीं है। सवाल है, यह सत्ता के नशे में कानून को बंधक बना लिया गया था। क्या रिश्तों का इस्तेमाल सिर्फ काले धन को छुपाने के लिए किया गया? और सबसे बड़ा सवाल, जो दूसरों को नैतिकता सिखाते थे, वे खुद किस आईने में अपना चेहरा देखते हैं? यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन इतना तय है, सत्ता गई तो सच बाहर आ गया है। दोस्तों, एक ज़रूरी सूचना, आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।